हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 28 के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने प्रोसेस कर लिया है कि अंडर जीएसटी जो टैक्स पेयर है उसने अपना नाम क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोविजन है, हमने डिटेल में कर लिया हुआ है। ठीक है, एक बार ये आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कि जो आप बिजनेस करते हो उसमें चेंजेस आ जाएं, उसके नाम में चेंजेस, काफ़ी सारी चेंजेस आ जाएं। यदि आपके भी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी रजिस्ट्रेशन करवाने में, वो जो आपने डॉक्यूमेंट किए हैं उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना प्रो ऑफिसर को, कि ताकि वो देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दें, सर्टिफिकेट दें। ठीक है, जो भी चेंजेस आ गए, हम लाइफ में ऐसा होता ही है ना, एक बार हम कोई चीज़ अपना लेते हैं, बाद में उसमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि तो फिर उसके बाद क्या था, हम चेंजेस बता के फिर चेंजेस वाला नया सर्टिफिकेट ले लेंगे। हो सकता है कि उसने अपने बिजनेस का नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है, और उसने ऑफिसर को बताएगा और फिर वो चेंज करके सर्टिफिकेट में उसके बिजनेस का नाम चेंज करके नया रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये वाली अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। जैसे कि अमेंडमेंट तो होती रहती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे काफ़ी सारे लॉ है। ठीक है, तो जो लॉ है तो ऐसा नहीं है कि एक बारी जो 1932 में पार्टनरशिप बना है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। कंपनी एक्ट 2013 जैसा हमने अभी बनाया जो भी, तो उसमें चेंजेस, क्योंकि चेंजेस जरूरी होती हैं, क्योंकि लाइफ में आज या कल कभी भी जैसे बिजनेस चलता रहता है या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ है वहाँ पर चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही जो रजिस्ट्रेशन एक बारी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में कभी चेंजेस होंगे नहीं, जिसके बेस पर उसने रजिस्ट्रेशन कराई है। कोई भी चेंजेस होता है तो चेंज वाला सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो मतलब कि उसको प्रॉपर ऑफिसर को बताएंगे कि ये चेंज हो गए हैं, तो वो यदि सेटिस्फाई होगा कि ये चेंज ठीक है तो उसके बेस पर आपको नया सर्टिफिकेट नए ढंग से रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम डिटेल में आज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28, सेक्शन 28 में करेंगे। इसमें हमारे पास 5 पॉइंट हैं, ठीक है, जो हम अमेंडमेंट में करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। फर्निशिंग चेंज इन इंफॉर्मेशन सेक्शन 28(1), और दूसरा है अप्रूवल ऑफ रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 28(2), इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट एप्लीकेशन डीम्ड अमेंडमेंट। इनको डिटेल में मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ, पांचों टॉपिकों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था टॉपिक? फर्निशिंग चेंज इन इंफॉर्मेशन, फर्निशिंग चेंज इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो आज जो पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको क्या मिला हुआ है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, और उसने इन्फॉर्म किया प्रॉपर ऑफिसर को, उसने अब क्योंकि उसके बिजनेस में चेंजेस आ गए, उसने किसको इन्फॉर्म किया? प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, और एट द टाइम, ये किस समय बताएगा? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बाद में कभी भी बता सकता है, लेकिन वो कितने? विदिन 15 डेज का मतलब क्या है? जब भी उसके बिजनेस में कोई भी चेंज आई है, कोई भी चेंज आई है, तो उस चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि उसने बिजनेस का नाम आज चेंज कर दिया, तो 15 दिन के अंदर अंदर चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसको एप्लीकेशन भेजेगा। अब देखो आपको पता ही है हर जगह एप्लीकेशन तो भेजी जाती है ना, कि ये मैंने चेंज, एप्लीकेशन करेंगे तभी चेंज होगा, उस पर अपने साइन करेगा। और हमेशा आपको स्टार्टिंग से हम चले हुए हैं कि फॉर्म बना हुआ ना, फॉर्म GSTREG 1 2 3 है ना, तो वो कौन सा फॉर्म भर के भेजेगा? 14 वाला फॉर्म भर के भेजेगा कि ये वाली चेंजेस आ गई हैं, और कितने 15 दिन के अंदर भेजेगा। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट भी भेज देगा उसके साथ। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझेगा क्या? फर्निशिंग चेंज इन इन्फॉर्मेशन। वो क्या करेगा? एक फॉर्म भरेगा ये वाला, और और जब भी उसके बिजनेस में जो भी चेंजेस आ गए हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म भर के भेजेगा। किसको भेजेगा? प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा, और साथ में डॉक्यूमेंट लगा देगा। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 28(2). जैसे कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी, उसने फॉर्म 14 भेज दिया। ठीक है, टैक्स पेयर ने क्या कर दिया? फॉर्म 14 भेज दिया, उसने अमेंडमेंट के लिए कह दिया। अब ऑफिसर क्या करेगा? उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा, जो चेंजेस हैं वो वैलिड है नहीं वैलिड है, क्या इसको नया अमेंडेड जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं कराना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा, अप्रूव करेगा, या फिर जो उसने फॉर्म भरा हुआ है उसको या तो अप्रूव कर देगा, ठीक है जी आपको नया वाला हम सर्टिफिकेट दे देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, या उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये किसके पास अथॉरिटी है? प्रॉपर ऑफिसर के पास है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 28(2) के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर उसके पास दो ऑप्शन हैं, चेंज नॉट वारंटिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, चेंज
चेंज नॉट वारंटिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे कि चेंज हो गए, क्या चेंज हो गया, यदि उसने क्या चेंजेस है, उसके बिजनेस का नाम चेंज हो गया है, बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, और उसने एडिशनल प्लेस पर उसने बिजनेस करना है, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं। तो अंडर सेक्शन 29, अंडर सेक्शन और कैंसिलेशन वो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, ठीक है, टैक्स पेयर के, वो इन इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर ऑफिसर को भेजता है। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव द अमेंडमेंट, अप्रूव कर देता है कि कितने टाइम के बीच में उसने अप्रूवमेंट देनी है कि हाँ जी जी आपने अच्छे ढंग से इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है, ये वाली चेंजेस आ गए हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, और फिर वो आपको अप्रूवल विद इन 15 डेज के अंदर दे देगा। कितने दिनों के अंदर दे देगा? वो आपको अप्रूवल 15 दिन के अंदर दे देगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, 15 दिन के अंदर दे देगा, ठीक है, 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट्स। जब आपने उसको एप्लीकेशन भेजी ना टैक्स पेयर ने कि ये चेंजेस हो गई हैं, वो फिर उसको रिसीव करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको क्या दे देगा? अमेंडेड रजिस्ट्रेशन करवा देगा आपकी, ठीक है। और टैक्स पेयर कौन सा फॉर्म भेजता है? टैक्स पेयर कौन सा फॉर्म भेजता है? GST REG 13, ठीक है, और GST फॉर्म GST REG 14 ये कौन भेजता है? ये ऑफिसर भेज देता है टैक्स पेयर को, ये भेजता है टैक्स पेयर ऑफिसर को भेजता है, ठीक है, इतना समझ गए। इस वीडियो में मैंने आपको क्या कराया, इस पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या कराया? कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, चेंज नॉट वारंटिंग कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जैसे कि बिजनेस का नाम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस हो गए हैं, और उसने ये ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे उसके पास एप्लीकेशन आती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव करके भेज दें, ठीक है। और वो जो टैक्स पेयर है वो कौन सा फॉर्म भर के भेजेगा? GST REG 13, और वो कौन सा भेजेगा? जो 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 ये, ठीक है, आपको सभी को पता चल गया कि कौन कौन सा फॉर्म भेजना है, ठीक है। टैक्स पेयर ने कौन सा भेजना है? 14 वाला भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। यदि उसके पैन कार्ड में चेंज हो गया, देखो पैन कार्ड तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि परमानेंट अकाउंट नंबर में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो वो ऑफिसर कहेगा कि आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराओ। एक होता है ना चेंज करवाना, इजी काम होता है। चेंज हम कहते हैं कि जैसे आपके नाम में चेंज हो गया है ना, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, बाद में आपके चेंजेस आते हैं कि मेरे पापा का नाम गलत हो गया है, चेंजेस करा दिए है ना, वो तो चेंज कराना तो बड़ा ईजी है, लेकिन फ्रेश एडमिशन लेना थोड़ा टफ काम है। तो उसने कहा, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा नहीं, अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, क्योंकि आपके पैन मेन, क्योंकि आपको पता है 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसके बीच में पैन नंबर लिखा होता है जो 10 नंबर का होता है, 10 डिजिट का होता है। यदि वही चेंज हो गया तो उसको आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, जो हमने पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म भरेंगे आप? GST REG 01 वाला भेजेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो पिछला सारा प्रोसेस नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे यदि आपका पैन कार्ड नंबर चेंज हो गया, यदि छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, बिजनेस का नाम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ तो एक छोटा सा काम है, ठीक है, पर चाहे छोटा सा काम है, पर आपको उसका नाम क्या है, नए सिरे से अमेंडमेंट करा के फिर नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे छोटा सा काम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। जैसे कि प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गया है ना, आपने एप्लीकेशन भेज दी, आपने सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी कि जी मेरे बिजनेस में ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, और वो से इनकम्प्लीट है, प्रॉपर ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? इनकम्प्लीट है, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? अमेंडमेंट इज इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम GST REG 14, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जैसे आपको पता है कि 15 डे वर्किंग डे डेट ऑफ द रिसीव्स ऑफ एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर उसने भेजना था ना प्रॉपर ऑफिसर ने, ठीक है। तो वो क्या करेगा? नोटिस देगा। कौन देगा? प्रॉपर ऑफिसर देगा। फॉर्म GST REG 03 का नोटिस भेजेगा, ये वाला भर के ये ऑफिसर भेजेगा। ये आप सबने आपने याद करना है, एक आप चार्ट बना लेना कि ऐसे शुरू से लेकर नीचे तक आप चार्ट बना लेना कि ये वाला फॉर्म ये भरेगा, इसके बाद ये भरेगा, ठीक है। तो फॉर्म GST REG 03 कौन भरेगा? ये ऑफिसर भर के भेजेगा कि अब आप रीजन शो करो, कोज शो करो, ठीक है, मतलब कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट है, आप भेज दीजिए, और विद इन
और उसको कहेगा कि आप 7 दिन के अंदर भेजिए। नोटिस में क्या कहेगा, विद इन 7 वर्किंग डे, ठीक है। वो क्योंकि उसने एप्लीकेशन भेजी 15 दिन के अंदर उसने भेज दिया ये वाला फॉर्म, ठीक है, कौन सा 3 वाला। फिर उसको कहता है कि टैक्स पेयर को आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो चेंज है इन्फॉर्मेशन और ठीक करके आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर। ये सब कुछ आपने स्टेप वाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिजेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट एप्लीकेशन। यहाँ पर पूरा रिजेक्ट ही कर दिया। जो टैक्स जो ऑफिसर है उसके पास एप्लीकेशन आई, 15 दिन उसने देखा, पूरी इंक्वायरी की, या उसके कोज देखे, नहीं ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इफ द अप्लाई टू शो कोज नोटिस, मतलब क्या उसने 7 दिन के अंदर आपके जो पिछला भी हम स्टेप किया, उसने 7 दिन के अंदर आपको नहीं एप्लीके जो वही फॉर्म भर के भेज दिया, डॉक्यूमेंट भी भेज दिए, फिर भी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको रिजेक्शन कर देता है। रिजेक्शन के लिए भी वो फॉर्म भरता है, कौन, ऑफिसर, कौन सा, GST REG 05, ठीक है। ये वाला फॉर्म कौन भरता है, टैक्स ऑफिसर भरता है कि ये आपका ये मतलब कि अब रिजेक्ट कर दिया आपका जो अमेंडमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था ना, हमने आपकी बात को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ये 4th पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट है डीम्ड अमेंडमेंट। हम मान लेंगे कि आपकी अमेंडमेंट हो गई है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 दिन पहला है, नो एक्शन विद इन 15 वर्किंग डे। जैसे ये तो रूल ही है ना, जो भी एप्लीकेशन भेजते हैं 15 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर को रिप्लाई देना होता है। यदि ऑफिसर 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं देता है तो ये मान लेता है ये डीम्ड अमेंडमेंट हो गई, ठीक है। नहीं बोलता तो मान लेते हैं कि हो गई है। दूसरा है, यदि उसने कोज वाला कारण पूछे आपसे कि हम आपकी इनकम्प्लीट है, आप 7 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजो, यदि वो 7 दिन की इन्फॉर्मेशन मांगता ही नहीं है ना, वो आपका इनकम्प्लीट है, वो 7 दिन की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नोटिस भेजता ही नहीं है कौन, ऑफिसर, तो भी मान लेते हैं कि डीम्ड अमेंडमेंट हो गई है, ठीक है। ये बहुत ही इजी पॉइंट थे सारे पांचों के पांचों कि यदि अमेंडमेंट चेंजेस करने हैं तो क्या क्या स्टेप होंगे। तो हमारा कि सबसे पहले क्या होंगे, आप इन्फॉर्मेशन भर के भेजेंगे, ये वाले चेंजेस हो गए हैं। दूसरे नंबर पर अब ऑफिसर के हाथ में है कि वो उसको कैंसिल करें या अप्रूव कर दे। यदि उसने चेंजेस को अप्रूव कर दिया, पहला स्टेप। यदि उसने क्या कैंसिल ऐसे तो नहीं करेगा, वो करेगा आपसे नोटिस, आपको नोटिस भेजेगा कि आप रीजन बताइए, आपका इनकम्प्लीट है कि आप 7 दिन के अंदर बता दीजिए, ठीक है। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसके बाद वो रिजेक्ट करता है ऑफिसर, ठीक है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन मांगता ही नहीं आपसे इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्या मान लेते हैं, डीम्ड अमेंडमेंट, मतलब अब आपका अमेंडमेंट होगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।